अब हम बच्चों क्या पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के तहत एक टॉपिक है विकासीय संबंध योजना। इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी के तहत प्रजाति की उत्पत्ति स्पेसिएशन के बारे में क्या हुआ पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे क्या विकासीय संबंध योजना। इस विकासीय संबंध योजना से ये पता चलेगा कि क्रमिक रूप से क्या हुआ है, जीवों का विकास हुआ है। आज के जो विकसित जीव हैं पहले के मौजूद जीवों से उनकी उत्पत्ति हुई है। विकासीय संबंध खोजने से पहले हमको ये ज्ञात कर लेना होगा कि कौन कौन से समान लक्षण हैं। संबंधित जो जीव होते हैं उनके अंदर समान लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि वो एक समान जनकों से क्या होते हैं, वंशागत होते हैं, अर्थात एक ही समान जनकों से वो उत्पन्न होते हैं। इस तहत हम पहला टॉपिक है समजात अंग। क्या है ये समजात अंग। तो वे अंग जो क्या होते हैं, मौलिक रूप से संरचना और उत्पत्ति में क्या होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। ऐसे अंग को हम बोलते हैं समजात अंग और इस समानता को बोलते हैं समजातता। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ उदाहरण के रूप में क्या क्या है, हम लोग जानते हैं कि टेट्रापोडा के अंतर्गत पक्षी आते हैं, सरीसृप आते हैं, उभयचर आते हैं और स्तन। इनके अग्रपाद दो पाद, चार पाद होते हैं, दो पाद आगे उसे अग्रपाद और पीछे वाले को पश्चपाद बोलते हैं। फॉर लिम्ब और पीछे वाले को हाइंड लिम्ब। हम आगे वाले फॉर लिम्ब के बारे में, अग्रबाहु के बारे में बात करते हैं। इन चारों जीवों के अंदर क्या है, अग्रपाद में हड्डियों की जो व्यवस्था होती है एक जैसी होती है। कैसे समझते हैं हम हैं, यहां से लेकर के कोहनी तक के हड्डी को हम बोलते हैं ह्यूमरस। ये दो कलाई, कोहनी से कलाई तक की हड्डी दो होती है, रेडियस और एल्ना। ये आपके क्या होती हैं, कार्पल्स होती हैं। कलाई की हड्डी को कार्पल्स बोलते हैं और पंजे की जो हड्डी होती है उसे हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और ये आपके अंगुलास्थी होते हैं, दो इसमें होते, तीन 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 इसमें। ये जो हड्डियों की जो व्यवस्था है आपके पक्षियों में, सरीसृप में, उभयचर में और स्तनधारियों में एक समान होते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि ऐसे अंग क्या हैं, इनकी उत्पत्ति ओरिजिन क्या है, संरचना एक समान है, लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे पक्षियों का जो अग्रबाहु है वो उड़ने के काम में आता है, सरीसृप के जो अग्रबाहु है वो चलने में काम आता है, उभयचर के जो है आगे क्या है, मान लीजिए मेढक लेते तो उनमें तैरने के भी काम आ सकता है, चलने के लिए भी काम आ सकता है। और जो ह्यूमन है इनमें हड्डियों की जो व्यवस्था है वो वस्तु को पकड़ने के लिए काम में आ सकता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति संरचना एक समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। तब इस तरह का जो व्यवस्था क्या इंडिकेट करता है, अपसारी विकास को। अपसारी विकास किसे कहते हैं, यहाँ देखें हम लोग, ये मान लीजिए एक पूर्वज है, एक पूर्वज से क्या हुए हैं, ये सभी जातियां उत्पन्न हुई। ये जाति अलग उत्पन्न हुई, ये अलग, ये अलग अलग। क्यों उत्पन्न हुई, अनुकूलन विकरण के कारण। उत्पत्ति तो समान है लेकिन अनुकूलन के वजह से क्या हुए, वो अलग अलग कार्य के लिए विकसित हो गए, इसलिए उनका कार्य क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इस तरह के विकास को हम बोलते हैं अपसारी विकास या अनुकूली विकरण। विकास क्यों अनुकूली विकरण कर रहे हैं, क्योंकि अनुकूलन के बाद इनके अंदर फैलाव हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि ये सभी जो जंतु हैं वो एक ही पूर्वज से जन्म लिए होंगे। ये है विकास की समानता है। अपसारी विकास से ये पता चलता है कि जितने भी जीव हुए हैं की उत्पत्ति हुई है अनुकूलन के वजह से, वो सभी एक पूर्वज से जन्म लिए। आइए अब दूसरा बात करते हैं समरूप अंग।
तो वे अंग जो क्या होते हैं, संरचना उत्पत्ति में एक समान नहीं होते हैं लेकिन कार्य में एक समान होते हैं, ऐसे अंगों को हम बोलते हैं समरूप अंग, और इस तरह की समानता को हम बोलते हैं समरूपता। यहाँ हम दो उदाहरण लिए हैं, एनसीईआरटी के तहत है चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख। इनमें पहले वो अंतर क्या है, चमगादड़ आपका क्या है, स्तनधारी है, और जो पक्षी जो आपका क्या पक्षी है, पक्षी एविज वर्ग का मेंबर है। क्या अंतर है बनावट में, चमगादड़ में जो अंगुलियां होती हैं, अंगुलियों के अंदर स्किन के फोल्ड्स होते हैं जो उनके पंख का निर्माण करते हैं। यहाँ पंखों के हम लोग बनावट के बारे में देखेंगे। तो उनके जो चमगादड़ में अंगुली के बीच में जो स्किन होते हैं उसके तहत वो क्या होते हैं, उनके पंख बने होते हैं, जबकि पक्षियों में अग्रबाहु से स्किन निकले होते हैं जिसके ऊपर पर की व्यवस्था होती। इस तरह देखते हैं कि स्तनधारी और एविज होने की वजह से इनकी उत्पत्ति संरचना क्या है, अलग अलग है। लेकिन संरचना उत्पत्ति अलग होने के बावजूद भी इनमें कार्य क्या है, एक समान है। क्या है, उड़ना। पक्षी के जो पंख होते हैं और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो उड़ने में काम में आते हैं। ये कहलाते हैं समरूप अंग। इस तरह के अंगों से क्या पता चलता है, अभिसारी विकास का पता चलता है। अभिसारी विकास मतलब अलग अलग जंतु एक जगह मिलते हैं, मतलब एक ही पूर्वज मतलब बनाते हैं, मतलब इनके जो पूर्वज थे एक ही थे और इनके पूर्वज क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अपसारी विकास से पता चलेगा कि उत्पत्ति समान है लेकिन पूर्वज क्या है, एक जैसे नहीं है। इस तरह के विकास को अभिसारी विकास कहते हैं। पहले वाले से पता चला जितने भी जंतु थे उनके पूर्वज एक थे, दूसरे वाले से पता चलता है जितने भी जंतु उनके पूर्वज अलग अलग। ये हो गई क्या, विकास संबंधी योजना के अंतर्गत समजातन और समरूपा। अब आइए एनसीईआरटी में दूसरा जो टॉपिक दिया है जीवाश्म दिया है। क्या बोले हैं, जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है, जीव के परिलक्षित अवशेष। जब जीव जो होते हैं मर जाते हैं, उनके कुछ अवशेष बच जाते हैं, उन्हीं अवशेषों को हम बोलते हैं जीवाश्म या फॉसिल्स बोलते हैं। इन फॉसिल से ये पता चलता है कि जो विलुप्त जंतु थे वो मौजूद थे, जिंदा थे। इससे विकास की कड़ी का आधार बनता है कि विकास हुआ है, क्योंकि जीवाश्म है, इट मीन्स उस समय में ये जंतु रहे होंगे जो आज नहीं है। ये कह सकते हैं कि पहले ये जंतु थे। अब देखिए, मरने के बाद जीवों में दो घटनाएं हो सकती हैं। नंबर 1 कि शरीर पूरा का पूरा अपघटित हो जाए, हड्डी तक भी उसकी समाप्त हो जाए। नंबर 2 जीव की जो हो शरीर की अपूर्ण अपघटन, पूरी तरह अपघटन न हो। इसके उदाहरण के लिए एनसीईआरटी ने क्या दिया है, बोला है कि कोई मृत कीट है, उसके ऊपर गर्म मिट्टी लपेट, जैसे ये आपका कीट है, इसके ऊपर लपेट दिया जाए पूरा क्या मिट्टी, और मिट्टी मान ली गर्म है, अंदर का जो जीव है क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा अंदर से, लेकिन अपनी छाप उस मिट्टी पे छोड़ जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि यह कीट की बनावट इस प्रकार रही होगी। इसी परिरक्षित जीव के अवशेष को ही हम बोलते हैं क्या, फॉसिल्स। अब ये प्रश्न उठता है कि फॉसिल्स की उम्र कितनी है, ये कितना पुराना है। ये दो तरीका है। नंबर 1 तरीका है कि हम पहले क्या करें, किसी स्थान को हम लोग खुदाई करें और उनके स्तर का पता करें। तो यदि जीवाश्म उसमें हर स्तर में मिलते हैं तो हम लोग कहें कि जमीन के ऊपर वाला जो स्तर है वो नया जीवाश्म वाला है, एकदम गहराई वाला है तो कहेंगे वो पुराना जीवाश्म वाला इस तरह है। आइए देखते हैं कैसे। एनसीईआरटी के हिसाब से मान लीजिए कुछ असेरकी जंतु समुद्र की तली पे हैं, वो डेथ कर जाते हैं, इनके ऊपर परत जमती जाती है। इसके बाद
कुछ मिलियन वर्ष बाद जब डायनासोर के जन्म होते हैं, वो भी निवास करते हैं, वो भी डेथ कर जाते हैं, उनके हड्डियां या सर के कंकाल आपके दब जाते हैं। उसके बाद कुछ घोड़े आते हैं, उनका भी कंकाल क्या होता है आपका दब जाता है। फिर उसके बाद मिट्टी का निर्माण होता है, और जब कभी भी खुदाई होती है तो हमको स्तर बाय स्तर ये अवशेष मिलते। आप देखते हैं पुराना क्या है। यदि ये अवशेष जमीन के ज्यादा नजदीक है तो कहेंगे कि ये अवशेष जो है या जीवाश्म है वो नया है। किसकी तुलना में? डायनासोर के अवशेष से और अकशेरुकी के अवशेष। जबकि अकशेरुकी के अवशेष को हम बोलेंगे सबसे पुराना जीवाश्म। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, स्तरों की पहचान करके जीवाश्म के उम्र या समय का हम पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे पुराना है, कौन सबसे। अब आता है एक तकनीक है फॉसिल डेटिंग है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात इसके अंदर हम लोग रेडियो एक्टिव कार्बन का प्रयोग करते हैं। इस रेडियो एक्टिव कार्बन क्या है, देखते कैसे बनता है। वातावरण में आपका क्या नाइट्रोजन होता है, जिसके ऊपर 14 और 7 इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी होता है, तो आपका C14-7 यही रेडियो एक्टिव कार्बन है, ये बनता है। इसकी अर्ध आयु मानी जाती है 5570 वर्ष। किसी किसी बुक में अलग अलग भी दिया गया है। वातावरण में जो C40 है यही आपका रेडियो एक्टिव है। इसी से हम कार्बन डेटिंग टेक्निक की शुरुआत करेंगे। ये जो कार्बन 14 है इसका वातावरण में बनना और बिगड़ना पहले करता है। वातावरण में क्या होता है, जो C12 होता है और C14 जो होता है, इसकी जो अनुपात होती है एक संबंधित 10⁶, मतलब एक मान लेते हैं C14 तो 10⁶ होता है C12। ये वातावरण दोनों में पाया जाता है। C14 CO2 के रूप में मान लीजिए पाया जाता है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, वातावरण से दोनों को लेते हैं, तो उनके शरीर में C12 भी चला जाता है, C14 भी चला जाता है। प्लांट के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों, कार्बनिक भोज्य पदार्थों को जब जंतु अपने शरीर में रहते हैं तो उनके शरीर के अंदर भी C12 या C14 चला जाता है। अब ये दोनों की यदि मृत्यु हो जाती है तो जो C14 है पादप का, C14 है ये जो जंतु का, वो अपघटित होना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव तत्व है, वो हमेशा रेडिएशन निकालता रहता है। इसी निकालने के वजह से हम लोग क्या करते हैं, उनकी अर्ध आयु ज्ञात कर लेंगे। अर्ध आयु से हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर जीवाश्म के उम्र को जान सकते। मान लीजिए इस कोई हम जीवाश्म हम जान लिए, अब इसके भी जीवाश्म की उम्र जान लेंगे, तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम बता सकते हैं कि कौन सा जीवाश्म का पुराना है, कौन सा जीवाश्म नया है। इस तरह एनसीईआरटी के हिसाब से 2 टॉपिक का हम लोग डिस्कशन किए हैं। विकासी संबंध योजना के अंतर्गत समजात समरूपंक देखे हैं और जीवाश्म को देखे हैं। 10 के अध्याय आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत विकास के चरण का अध्ययन करें। इससे अगले वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं, विकास संबंधी खोजना एक टॉपिक था, उसके अंतर्गत समजात अंग, समरूप अंग, जीवाश्म के द्वारा हम लोग क्या विकासी संबंध को जानने की कोशिश की। उसी स्टेप में आगे है विकास के चरण, यह भी क्या विकासी संबंध खोजने का एक स्टेप्स है। आइए समझते हैं विकास के चरण के अंतर्गत विकास जो क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ है। क्या है जो विकास की प्रक्रिया है वो अचानक नहीं है, क्या है क्रमिक रूप से होने वाला क्या है परिवर्तन है, प्रक्रिया है। आइए इसको समझते हैं उदाहरण से। आंखों का विकास हम उदाहरण लेंगे इसको समझने के लिए। पंखों का विकास, जटिल अंग जो होते हैं हमारे आंख, जटिल अंगों का जो विकास होता है डीएनए में अचानक परिवर्तन से नहीं होता, बल्कि क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ होता है। फिर से जो जटिल अंग होते हैं हमारे शरीर के, जैसे हमारा आंख है, उनका विकास डीएनए में अचानक
एक परिवर्तन से नहीं हुआ है, बल्कि क्रमिक रूप से कई पीढ़ियों में हुआ है। कई पीढ़ियों के दौरान मध्यवर्ती अवस्थाएं भी आई होंगी जो किसी न किसी जीव के लिए लाभकारी सिद्ध हुई होंगी। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लेनेरिया प्लेनेरिया का जो आंख है वहां पे सिंपल आंख है। प्लेनेरिया का जो आंख है वो सिंपल आंख माना जाता है, सरल और सिंपल, जिसे बोलते हैं आंख में, इसे आई स्पॉट्स के नाम से कहते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? फोटो सेंसिटिव है, प्रकाश संवेदी ये अंग है जो संरचना में अधिक से अधिक सरल है, सिंपल है। जबकि कीटों का आंख जो होता है कंपाउंड आई है, संयुक्त नेत्र है, जो उनकी तुलना में ज्यादा डेवलप है। और उसके बाद जो आते हैं आपके ऑक्टोपस हैं, कशेरुक हैं, इनके आंख और भी अधिक डेवलप। इन एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि सभी की जो संरचना है आंखों की वो भिन्न भिन्न है, एक जैसी नहीं है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि आंखों के विकास क्या होता है, अलग अलग पीढ़ियों में अलग अलग अवस्थाओं में हुआ है। अर्थात उनका भिन्न भिन्न जो संरचना है ये इंडिकेट करता है कि इनका अलग अलग विकासीय क्रम है। आंखों की संरचना जो अलग अलग होती है इससे सिद्ध हो जाएगा कि इनकी अलग अलग विकासीय क्रम है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, पंखों का विकास। जीव में कोई एक लाभकारी जो गुण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो अन्य कार्यों के लिए भी क्या है, उपयोगी सिद्ध होते हैं। क्या है? जीव में कोई एक परिवर्तन है, वह परिवर्तन अन्य कार्यों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। एग्जाम्पल के तहत परों का विकास। नॉर्मली जो पर फेदर होते हैं उनका विकास क्यों होता है, क्यों हुआ था? ठंडे में उष्मारोधक के रूप में काम करते थे, अर्थात ठंड से वो बचाते थे। कालांतर में वो उड़ने के लिए भी क्या हो गए, उपयोगी सिद्ध हुए। पहला क्या कार्य था उनका? उष्मारोधक कार्य था। कालांतर में उसका उपयोग उड़ने में किया गया था। डायनासोर में परों का अवशेष मिलता है। जो डायनासोर उड़ने में असमर्थ थे उनमें परों का उपस्थिति मिलता है। कुछ उसमें डायनासोर उड़ भी सकते थे, कुछ नहीं भी उड़ सकते थे। अर्थात परों का पहला काम क्या हुआ, उष्मारोधिक काम करना, दूसरा उड़ने में काम। इसके बाद पक्षियों ने इन्हीं परों का इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से उड़ने में किया। अर्थात उनका दो कार्य हो गए परों में, उष्मारोधक का भी कार्य कर सकते हैं और वो उड़ने में सहायक हो सकते हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि डायनासोर जो होते हैं वो सरीसृप थे और परों के आधार पे सरीसृप पक्षियों के काफी निकट है। अर्थात ये कह सकते हैं पक्षियों का विकास आपके सरीसृप से हुआ है। इसका एकदम ग्रेट एग्जाम्पल है आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स एक जीवाश्म पक्षी है जो कड़ी है सरीसृप के और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। इसके अंदर कुछ सरीसृप के भी लक्षण मिलते हैं, कुछ पक्षी के भी लक्षण मिलते हैं, जो विकासीय क्रम को दर्शाता है। अब आइए, बहुत अधिक जो भिन्न दिखने वाली संरचना होती हैं एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती हैं। मतलब बहुत से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं दिखने में काफी अलग लगते हैं लेकिन उनकी ओरिजिन एक ही पूर्वज से हुई होगी। इसके लिए एग्जाम्पल है कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन क्या है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। इसके लिए एग्जाम्पल के रूप में जंगली गोभी लिया। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्यों ने जंगली गोभी को एक खाद्य पादप के रूप में डेवलप किया था। उनमें कैरेक्टर का चयन करके अनेक प्रकार की सब्जियों का विकास किया था। इसी चयन को हम बोलते हैं कृत्रिम चयन। ये चयन मानव उपयोगी थे, जरूरत के हिसाब से ये चयन किया गया था और विभिन्न प्रकार की सब्जियों का विकास किया गया था। आइए एग्जाम्पल लिखते हैं, जंगली गोभी का विकास। जंगली गोभी में कुछ किसान ये चाहते थे कि जंगली गोभी के अंदर पत्तियों की दूरी कम कर दी जाए, तो उस समय उन्होंने क्या, पत्ता गोभी का आविष्कार किया। कुछ ये चाहते थे कि पुष्पों की वृद्धि रोक दी जाए, तो एक नया सब्जी का निर्माण हुआ, ब्रोकली। कुछ चाहते थे बंद
जो स्टेराइल पुष्प होते हैं उससे क्या है, गोभी का निर्माण किया जाए, तब निर्माण हुआ क्या, फूल गोभी। कुछ क्या हुए, फूले हुए भाग को जिसे आपका चुकंदर दिखाई पड़ता, वैसे ही क्या हुआ, गांठ गोभी का निर्माण किया गया। कुछ किसान उनकी केवल चौड़ी पत्तियों का उपयोग किए, तो केल नामक सब्जी का आविष्कार हुआ। देखिए जंगली गोभी से क्या गांठ गोभी बना, जंगली गोभी से ब्रोकोली बना। इसमें किसानों ने फूले हुए भाग का इस्तेमाल किया। जंगली गोभी से ब्रोकोली बना, इसमें पुष्पों की वृद्धि रोक दी गई, तो हरे रंग का आपका ब्रोकोली दिखाई पड़ता है, बाजार में मिलेगा। फिर जंगली गोभी से फूल गोभी मिला, यहाँ स्टेराइल पुष्पों से क्या है, फूल गोभी का निर्माण किया गया। कुछ किसान चाहते थे कि जंगली गोभी पत्तियां पास आए, चिपक जाए, ज्यादा उपयोगी किया जाए, तब जाके पत्ता गोभी का इस्तेमाल। कुछ किसान केवल चौड़ी पत्तियों का उपयोग करना चाहते थे, केल नामक सब्जियों का विकास किया। इस तरह ये क्या हुआ, विकासी क्रम को दर्शा रहा है। अब आखिरी में विकासी संबंध खोजने का एक अन्य तरीका है डीएनए में परिवर्तन। क्या है, हम जानते हैं कि यदि डीएनए में परिवर्तन होगा तो विभिन्नताएं आएंगी, यदि विभिन्नताएं आएंगी तो विकास सिद्ध होंगे। आजकल साइंटिस्ट इसी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, डीएनए के पे आधारित विकासी संबंध खोजने पे। अर्थात हम ये जान सकते हैं कि डीएनए के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, तो उस विभिन्नताओं के आधार पे भिन्न भिन्न जीवों में डीएनए क्या अनुक्रम रहा होगा, क्या परिवर्तन हुआ होगा कि उनके अंदर विकास की ओर वो फोर्स की। इस तरह हम लोग क्या पढ़े हैं, विकास के चरण पढ़े। अब हम एनसीईआरटी में दिए गए एक टॉपिक है, विकास को प्रकृति के समान नहीं मानना चाहिए। इस टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे। आइए समझिए कैसे। प्रजाति के जो वंश वृक्ष की कड़ियां ढूंढने के इस प्रयास में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो प्रजाति के वंश वृक्ष हैं उनमें कौन कौन सी कड़ी है, वो ढूंढने से पहले हमको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रम में प्रत्येक स्तर पे अनेक शाखाएं हो सकती हैं, अनेक कड़ियां हो सकती हैं। ये नहीं कि एक ही बार कड़ी बनी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, जीव बनते गए, नहीं। इस प्रक्रम के स्तर पे विभिन्न स्तर होते हैं, प्रक्रम में विभिन्न स्तर होते, विभिन्न स्तरों पे अनेक शाखाएं होती। आइए समझिए। ऐसा नहीं है कि पहली नई प्रजाति की जब उत्पत्ति होगी तो पुरानी प्रजाति क्या होगी, विलुप्त हो जाएगी। समझने की कोशिश करिए, क्या कहा है इन्होंने कि मान लीजिए नई प्रजाति बनी पुरानी प्रजाति से, तो ये नहीं है कि पुरानी प्रजाति मर जाए तब नई प्रजाति की जन्म हो। कैसे एग्जाम्पल में देखिए, हम लोग एग्जाम्पल पहले दृष्टांत देखिए, कुछ है लाल भृंग में कुछ परिवर्तन होते हैं, तो उसके अंदर लाल भृंग भी आता है, एक या दो नीले और हरे भृंग आते हैं। क्या इस दौरान लाल भृंग मर गया? नहीं, जीवित रहा। यही कहना चाहता है कि जब नई प्रजाति बनती है तो पुरानी प्रजाति की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी संभव है, वो पर्यावरणीय कारणों से ये संभव है। दूसरा स्टेप देखते हैं इसमें है, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि पूर्वज प्रजाति से जो नई प्रजाति बनती है वो ज्यादा उत्तम हो, ज्यादा गुणवान हो या ज्यादा विकसित हो। बात समझ में आई? पुरानी प्रजाति से जब नई प्रजाति बनती है, जरूरी नहीं है कि नई प्रजाति उत्तम हो या अधिक विकसित हो। ये दो कारणों से क्या हुआ, हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या शाखाएं हैं। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। ये सत्य नहीं है कि मानव के जो पूर्वज हैं वो चिंपैंजी है। एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है कि मानव के जो पूर्वज चिंपैंजी है, ये बात तो सत्य नहीं है। दोनों के पूर्वज एक समान रहे होंगे। वे पूर्वज न तो चिंपैंजी के जैसे थे न तो मानव के जैसे थे। क्या थे? न तो चिंपैंजी की तरह थे न तो मानव की तरह थे। तो ये माना गया कि दोनों प्रजातियों का विकास अलग अलग ढंग से अलग अलग शाखाओं के अंतर्गत हुए हैं, जिससे आज के चिंपैंजी या मानव की उत्पत्ति हुई होगी।
बात समझ में आया कि ये माना गया है कि चिंपैंजी मानव एक दूसरे की क्या है, समकक्ष नहीं है। उनके अलग अलग पूर्वजों ने अलग अलग शाखाओं के उपरांत आज के प्रेजेंट क्या हुए, चिंपैंजी या मानव को जन्म दिया होगा। और अगला माना है कि यह भी आवश्यक नहीं है कि पूर्वजों से विलग हो गए, मतलब ये आवश्यक नहीं कि पूर्वजों से ये विलग हो गए, अलग हो गए, तो एक तुरंत ही प्रथम अवस्था में ही नई प्रजाति का निर्माण इन्होंने नहीं कर लिया। अब है वास्तव में जैव विकास का सिद्धांत कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। विभिन्नताओं की उत्पत्ति या प्राकृतिक चयन के फल स्वरूप देना ही इनका एकमात्र विकास है। अर्थात विविधताओं की उत्पत्ति और प्राकृतिक चयन ही क्या है, के द्वारा स्वरूप देना ही विकास है। अर्थात शारीरिक जटिलता में वृद्धि लाना ही क्या है, आपका विकास है। लेकिन यह मान लेना नहीं है कि पहले के जो अभिकल्प थे अदक्ष थे। जैसे जीवाणु थे, पहले के जीव थे, वे अत्यंत कठिन वातावरण में अर्थात अधिक साल्टी वातावरण में, मेथेन गैस प्रोड्यूसिंग एरिया में, मार्स एरिया में, अंटार्कटिका रीजन में ये लोग अत्यंत दुर्लभ परिस्थिति में पाए जाते हैं। तो क्या इनको हम लोग सरल बोलेंगे? नहीं। विकास के दौरान जो मानव है वह विकासी श्रृंखला में सबसे ऊपर नहीं है, बल्कि विकासी श्रृंखला में शाखाओं में के द्वारा क्या है, उत्पन्न एक प्रजाति है जो श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए क्या है, सिद्ध है। अब हम अध्याय दूसरे आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत हम मानव का विकास का अध्ययन करेंगे। मानव के विकास का अध्ययन के जो साधन हैं वही हैं जो जैव विकास के अध्ययन के साधन हैं। अर्थात मानव के अध्ययन के लिए हम उन्हीं साधनों का प्रयोग करते हैं जो जैव विकास में किए गए थे। कौन कौन से साधन थे? नंबर 1 उत्खनन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जीवाश्मों की प्राप्ति करते हैं। नंबर 2 समय निर्धारण, जो जीवाश्म हमने प्राप्त किया है रेडियो एक्टिव टेक्निक के द्वारा या अन्य विधियों के द्वारा, उनके समय का हम लोग निर्धारण करते हैं। नंबर 3 फिर हम लोग जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, उनके प्रकारों के बारे में, कैसे वो जीवाश्म बने। और आखिरी में हम लोग डीएनए अनुक्रम का निर्धारण करते हैं। जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उनके डीएनए अनुक्रम का हम लोग क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इन 4 माध्यम के द्वारा हम मानव के विकास का अध्ययन करते। इस ग्रह पृथ्वी पे क्या थे, मानव के जो रंग रूप के लक्षण थे, जो विशेषताएं थी, इतनी अधिक विविधता थी, इतनी अधिक वो प्रखर थे कि उनको नई नस्ल के जीव मानते थे, नई नस्ल के ह्यूमन की प्रजाति मानते थे। जैसे काली है, गोरी है, पीली है, ब्राउन है, इनको अलग अलग नस्ल मानते थे। लेकिन इनका कोई जैविक आधार नहीं है कि अलग अलग प्रजाति थी, बल्कि ये एक ही प्रजाति के क्या थे, सदस्य थे। वो प्रजाति कौन थी? होमो सेपियंस। अर्थात होमो सेपियंस के सदस्यों की जो खोज हुई थी वो अफ्रीका से हुई थी। अर्थात मानव के उद्भव स्थल को अफ्रीका माना जाता है। अफ्रीका में हमारे पूर्वज, हम अफ्रीका से हमारे पूर्वज और कहीं गए और संसार में चारों ओर बस गए, जबकि वहां की जो मूल निवासी थी वहीं पर रह गई, अब पूरे अफ्रीका में फैल गई। उन्होंने फैलाव के दौरान अनेक दिशाओं का इस्तेमाल किया। वो एक स्थान से दूसरे स्थान गए, वहां के मूल निवासी बनते गए। देखिए क्या है दिशा, सबसे पहले वो अफ्रीका से निकल करके वो पश्चिम एशिया, फिर मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, फिर इंडोनेशिया के द्वीप समूह में गए,
फिर वहां से फिलीपींस से होते हुए ऑस्ट्रेलिया, अंततः बेरिंग लैंड ब्रिज दाटते हुए वो अमेरिका में गए। ये यात्रा जो कर रहे थे उनका उद्देश्य सफर नहीं था, इसीलिए उन्होंने कई रास्तों का इस्तेमाल किया, कई तरीकों का इस्तेमाल किया। देखते हैं कौन कौन से मार्ग का उन्होंने चुनाव किया। विभिन्न समूहों में कभी वो अफ्रीका से आगे गए, कभी वो अफ्रीका से पीछे गए। नंबर 2, समूह कई बार परस्पर विलग हो गए। अलग होने के बाद वो क्या हुए, विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े, कभी कभी वो वापस आकर के मिल गए। इस तरह मानव का विकास हुआ। मानव का जो विकास है अन्य प्रजाति के ही हिसाब से वो क्या है, जैव विकास के घटना मात्र है। जिस तरह जैव विकास घटना के दौरान अन्य प्रजातियों का जन्म हुआ, ठीक उसी तरह मानव जाति का भी विकास हुआ। धन्यवाद।